हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का सिद्धांत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यानी सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं ये कोई ऐसा शब्द नहीं है ब्याज जिसको हमने अपने जीवन में कभी ना सुना हो। हम सभी इस शब्द से फैमिलियर हैं, बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, पहचानते हैं। बस हम सिस्टमेटिक तरीके से आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो हम सभी जानते हैं वो क्या है कि जो इंटरेस्ट है यानी जो ब्याज है, ब्याज वो भुगतान है जो बोरोवर यानी ऋणी यानी जो ऋण ले रहा है उसके द्वारा किया जाता है। किसको? लेंडर यानी ऋणदाता को। क्यों करता है ऋणदाता को वो ये भुगतान? फॉर द यूज ऑफ मनी और कैश, मुद्रा का या नकदी का प्रयोग करने के लिए। सीधी सी बात है, मतलब एक व्यक्ति कोई मिस्टर ए मिस्टर बी से क्या करता है, अगर 10,000 रुपये क्या करता है, ऋण लेता है, ठीक है। तो उस ऋण को लेने के लिए ये नकदी इसने इससे ली है, इसका वो प्रयोग करेगा, किसी भी काम के लिए प्रयोग करे, उसके बदले में वो जो उसको इसके अतिरिक्त जो भुगतान करता है यानी इसको यूज करने के बदले में जो भुगतान करता है वो भुगतान क्या कहलाता है। मान लीजिए इसके ऊपर वो 500 रुपये या 50 रुपये क्या करता है, एडिशनल पे करता है। यानी 10,000 तो जब उसे वापस करने ही हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल के बाद, और उसके ऊपर प्लस वो 500 रुपये अतिरिक्त देता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो 500 रुपये उसके ऊपर अतिरिक्त देता है। तो ये इसके ऊपर क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई ये ब्याज देना क्यों है, मतलब लिए तो 10,000 रुपये थे, तो जब हम वापस चुका रहे हैं यानी कि जो मिस्टर ए है वो कहता है भाई मैंने तो 10,000 ही लिए थे, तो मैं अब वापस आपको 10,500 रुपये क्यों चुकाऊं? वाई? तो मतलब कि ब्याज क्यों दिया जाता है, ठीक है ना। ब्याज क्यों दिया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्याज क्यों दिया जाता है। भाई 10,000 दिए थे, 10,000 ले लो वापस। लेकिन अब हम देखते हैं कि ब्याज क्यों दिया जाता है। जब मिस्टर बी ने ए को 10,000 रुपये दिए तो उसने क्या किया? त्याग किया, है ना। 10,000 रुपये उसने दिए ना, उसको उतने समय के लिए उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया जो कि वो उन 10,000 से कर सकता था। उसने बचत भी की होगी। जब उसने बचत की होगी, जब आप अच्छे से जानते हैं, जब आपको कुछ पैसे आपके पास हैं उसमें से आप कब बचा पाते हो? जब आप अपनी कुछ ज़रूरतों को कंट्रोल करते हो, आप कम खर्च करते हो, तब जा करके आप कुछ बचा पाते हो। और जब आपके पास कुछ बचत होगी तभी आप किसी को ऋण दे पाओगे, ठीक है। तो ब्याज क्यों दिया जाता है? भाई किसी व्यक्ति ने त्याग किया है, उसने बचत की है, वो जब तक वो पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा उसको असुविधा भी होगी। कई बार ऐसे भी होता है भाई बार बार मांगने भी पड़ जाते हैं पैसे, है ना, तो वो असुविधा है, रिस्क है, ना वापस आए, है ना, बंदा मना कर जाए देने से, ठीक है। या उस पर्सन के साथ आप देखते होंगे कि जब बैंक से ऋण लिया जाता है तो बैंक क्या करता है, उस ऋण को सिक्योर कराता है, उसके लिए वो इसका इंश्योरेंस कराता है। क्यों इंश्योरेंस कराता है? कि भाई बाय चांस जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसकी डेथ हो जाए। अब डेथ हो जाए तो बैंक का तो ऋण मर गया, उसका तो सारा पैसा मर गया ना। तो वो क्या करता है, उसको इंश्योर करा लेता है, फिर वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पे करती है। तो भाई उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, तो भाई जो देने वाला है वो तो सारी चीजें देख करके चलेगा ना। भाई उसको जब वो रिस्क भी उठाएगा, वो असुविधा भी झेल लेगा, वो त्याग भी करेगा, वो मैनेजमेंट भी करेगा, उसके लिए व्यक्ति भी रखेगा जो सारा हिसाब किताब रखेगा। तो उसके बदले में उसे कुछ तो मतलब मिलना चाहिए ना, कुछ रिवार्ड मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, तभी तो किसी को ऋण देने को तैयार होगा। ऐसे कोई किसी को नहीं देने को तैयार होता। आप वैसे भी देखिए, नॉर्मली देखिए, आप किसी से मांगने जाइए कि आप मुझे उधार दे दो, ठीक है, नहीं देगा। आप ये कह दो कि मैं इंटरेस्ट दे दूंगा, तुरंत दे देगा, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि उसमें पुरस्कार शामिल हो गया, तो इसलिए ब्याज दिया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज के जो सिद्धांत हैं, इनका क्या हिसाब किताब है,
तो ब्याज के जो सिद्धांत हैं ये बताते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। भाई हम कहते हैं ना कि भाई जो ब्याज की दर है वो 2% है या 4% है या 5 है या 10 है, ये कैसे निर्धारित होगा कि ब्याज की दर कितनी होगी। तो इनके निर्धारण के लिए अलग अलग समय में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है क्लासिकल थ्योरी, यानी कि परंपरावादी सिद्धांत। ठीक है, परंपरावादी है तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने दिया है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है नियो क्लासिकल, इसको लोनेबल फंड थ्योरी यानी कि ऋण योग्य कोष सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा है केन्जियन थ्योरी और इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि तरलता अधिमान सिद्धांत भी कहते हैं। और जो चौथा हमारा सिद्धांत है इंटरेस्ट रेट का, वो है मॉडर्न थ्योरी यानी कि आधुनिक सिद्धांत, और इसको ISLM थ्योरी भी कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो ऊपर वाली हमारी तीनों थ्योरीज हैं इनको नॉन डेटरमाइंड थ्योरीज कहा गया यानी अनिर्धारित सिद्धांत, जबकि डेटरमाइंड जो थ्योरी है यानी निर्धारित सिद्धांत केवल एक है, वो है मॉडर्न थ्योरी। ये हम आगे बात करेंगे कि भाई क्यों ये डेटरमाइंड नॉन डेटरमाइंड है और ये डेटरमाइंड है। तो जैसे जैसे हम इन थ्योरीज में आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी के बारे में। ठीक है, यानी कि ब्याज के दर निर्धारण का परंपरावादी सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट आपसे कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं यानी कि परंपरावादी सिद्धांत। जो परंपरावादी सिद्धांत है वो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों जैसे कि JS मिल, वालरस, मार्शल, पीगू इनके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि मार्शल का नाम जो है वो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में भी लिया जाता है, लेकिन फिलहाल इस थ्योरी के साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जो अर्थशास्त्री हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो एक रियल फिनोमिना है, एक वास्तविक घटना है ब्याज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लर्नर्स कि इनका ये मानना है जो ब्याज है वो वास्तविक तत्वों का प्रतिफल है। ठीक है, यानी कि इन्होंने इसको कोई मौद्रिक वो नहीं माना। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन छिपा हुआ है जो परंपरावादी विचारधारा है उसके अंदर, क्योंकि परंपरावादियों ने मुद्रा का सिर्फ एक काम माना था कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का काम करती है। ऐसा परंपरावादियों का मानना है कि मुद्रा का केवल एक काम है, वो है विनिमय के माध्यम के रूप में काम करना। ठीक है, तो इनका ये मानना है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो वास्तविक घटना है, वास्तविक तत्वों का प्रतिफल है। वास्तविक तत्व कौन से हैं? कि भाई ब्याज क्यों दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है क्योंकि ब्याज देने के पीछे क्या चीज़ है? भाई जो व्यक्ति ऋण दे रहा है वो क्या कर रहा है? मितव्ययिता यानी कम खर्च करता है, बचाता है, बचत करता है, तभी जा कर के वो किसी को ऋण दे सकता है। सेक्रीफाइस, अपने बहुत सारी ज़रूरतों का, इच्छाओं का वो त्याग करता है, तब बचत करता है। जब वो बचत करता है और किसी को देता है, ऋण देता है, तो उतने समय के लिए उसको क्या रहती है? वो पैसा उसके पास नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसके साथ क्या जुड़ी हुई है? असुविधा जुड़ी हुई है, इनकन्वीनियंस जुड़ी हुई है। तो क्योंकि जब एक ऋणदाता ऋणी को ऋण देता है, कुछ समय के लिए नगदी देता है, उधार देता है, तो उतने समय के लिए वो इन सभी वास्तविक जो तत्व हैं, इन सभी का उसको क्या चाहिए? पुरस्कार चाहिए, उसका प्रतिफल चाहिए। उसने जो बचत की है उसके बदले में उसको कुछ चाहिए, उसने जो त्याग किया है, उसको जो असुविधा झेलनी पड़ रही है उसके बदले में उसे कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए? ब्याज। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या माना कि जो ब्याज है वो वास्तविक तत्वों का प्रतिफल है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। यही हमारा मेन मोटिव है
ब्याज की दर का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का निर्धारण। तो परंपरावादियों का मानना है कि ब्याज की दर का निर्धारण होता है पूंजी की पूर्ति से और पूंजी की मांग से। जहां पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग बराबर होती हैं वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई पूंजी की पूर्ति है क्या, कहां से होती है और पूंजी की मांग क्या है, और उसके बाद हम निर्धारण की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूंजी की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ कैपिटल ये कहां से होती है। तो जो पूंजी की पूर्ति है यानी जो व्यक्ति जो ऋणदाता है वो ऋण कहां से दे रहा है, ऋण देने के लिए उसके पास धन मुद्रा कहां से आ रही है, तो वो कहां से आ रही है, उसकी सेविंग से, जो वो बचत करता है। इसका मतलब क्या हुआ सीधा सा कि जो पूंजी की पूर्ति है वो किस पर निर्भर करती है, बचत पर निर्भर करती है। ठीक है, जो पूंजी की पूर्ति है यानी सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो डिपेंड करती है किस पे, सेविंग पे। और जो सेविंग है वो किस चीज का फंक्शन है, परंपरावादियों के अनुसार ब्याज की दर का। ठीक है, ब्याज की दर अगर ब्याज की दर ज्यादा होगी, ठीक है, अगर ज्यादा ऋण देने पर ज्यादा ब्याज मिलेगा तो लोग अधिक बचत करने के लिए प्रेरित होते हैं यानी बचत बढ़ेगी। और अगर ब्याज की दर कम है, भाई कोई खास ब्याज नहीं मिल रहा ऋण देने पर, तो लोग बचत करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे और वो बचत क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहां हमें साफ पता चल रहा है कि ब्याज की दर में और बचत में कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बचत भी बढ़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बचत भी कम होगी। ठीक है, अब अगर इसको हम एक छोटे से डायग्राम में देखें इस रिलेशन को, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, कैपिटल, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर देखो हम कहें कि भाई अगर ब्याज की दर R1 है, कम है ब्याज की दर, तो बचत भी क्या है, कम है, S1 है। और अगर ब्याज की दर R2 हो जाती है, बढ़ जाती है, तो बचत भी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी। अगर कम का दिखाना चाहें तो कम का भी दिखा सकते हैं। और इस तरीके से इनको मिला दें तो ये हमारे पास क्या आ गई, SS, यानी ये हमारे पास क्या आ गई, इसको हम सेविंग कर्व भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी पूंजी की पूर्ति। ठीक है, तो पूंजी की पूर्ति वक्र को सेविंग कर्व भी कहा जाता है यानी बचत वक्र भी कहा जाता है। तो ये आ गई हमारे पास पूंजी की पूर्ति। ठीक है, तो आगे चलते हैं डिमांड फॉर कैपिटल के बारे में। तो भाई अब बात आती है कि जो पूंजी की मांग है वो कहां से आती है या कौन करता है पूंजी की मांग। तो परंपरावादियों का मानना है, ठीक है, ये बात मैं बार बार कह रही हूं कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जो कैपिटल है या पूंजी की डिमांड है वो सिर्फ किसके लिए की जाती है, निवेश के लिए। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ऋण ले रहा है तो वो ऋण ले रहा है सिर्फ निवेश करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए कोई भी ऋण नहीं लेता है। तो इन्होंने उपभोग मांग को नहीं लिया है, सिर्फ किसको लिया है, निवेश को लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया, यानी पूंजी की मांग मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। तो और जो इन्वेस्टमेंट है, परंपरावादियों का कहना है कि इन्वेस्टमेंट यानी जो निवेश है वो किसका फलन है, ब्याज की दर का फलन है। ठीक है, और अगर ब्याज की दर ज्यादा है यानी ऋण लेना अगर महंगा है, आप ये देखिए हमारे आसपास अगर ऋण महंगा मिल रहा है यानी ब्याज की दर ज्यादा है तो आप ऋण ज्यादा ले पाएंगे, नहीं, आप ऋण क्या ले पाएंगे, कम ले पाएंगे। यानी जो ऋण की मांग है यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम। और अगर ब्याज की दर कम होती है यानी ऋण सस्ता मिले
तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, या ये कहें हम डिमांड फॉर कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। ब्याज की दर में और निवेश में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम से शो कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। क्या किया हमने, एक्स एक्सिस पर ली कैपिटल, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। और अगर ब्याज की दर कम है, यानी मान लीजिए R1 है, तो मांग क्या होगी, यानी निवेश, ज़्यादा लोग निवेश करना चाहेंगे, ज़्यादा लोग ऋण ले पाएंगे, I1 हो गई। और अगर ब्याज की दर बढ़ जाए, R2 हो जाए, तो निवेश के लिए जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी हो गई, I2 हो गई, ठीक है। यानी ये बढ़ा तो ये क्या हो गई, घट गई। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इन्वेस्टमेंट डिमांड। आप इसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर्व कह सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, डिमांड फॉर कैपिटल, ठीक है, डिमांड फॉर कैपिटल। अब मेन पॉइंट, मुद्दा मेन क्या है, निर्धारण कैसे होगा, यानी डिटर्मिनेशन, ठीक है। और डिटर्मिनेशन कहाँ होना है, ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होना है, परंपरावादी कहते हैं जहां डिमांड फॉर कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट बराबर होगी सप्लाई ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की पूर्ति के बराबर हो जाएगी, मतलब कि सेविंग के बराबर। तो जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हैं, वहीं पर ब्याज की दर का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। अब अगर इसी को हम डायग्राम में बनाना चाहें तो बिल्कुल उसी तरीके से डायग्राम बन जाएगा। क्या करना है, यहां पर एक्स वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, कैपिटल, ठीक। अब ये आई हमारा क्या आ गया, डिमांड फॉर कैपिटल कर्व या इन्वेस्टमेंट कर्व, और एस क्या आ गया, सप्लाई ऑफ कैपिटल या कहीं बचत वक्र, सेविंग कर्व। और यहाँ पर इस ई बिंदु पर दोनों क्या हो गए, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्याज की दर का निर्धारण, यानी आर ब्याज की दर पर एम पूंजी की मांग और पूर्ति की जा रही है, ठीक है। अगर ब्याज की दर मान लीजिए R1 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, R1 पे क्या हुआ है, सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक। सेविंग ज़्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, यानी लोगों के पास बचत ज़्यादा है, लोग ऋण देने को तैयार हैं, ले लो भाई ऋण, पैसा है, और कोई ऋण लेने को तैयार नहीं है। तो उससे क्या होगा, ब्याज की दर घटेगी। ब्याज की दर घटेगी तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी और सेविंग जो है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे ब्याज की दर घटेगी, जो रिलेशन है, और वापस कहाँ आ जाएंगे, संतुलन में। इसी तरह से अगर ये सिचुएशन हो जाए जिसमें क्या है, यहाँ पर देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में देखिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग क्या है, कम है, यानी यहाँ पर आई ज़्यादा हो गया और सेविंग कम हो गई। मतलब लोग निवेश करने के लिए मांग रहे हैं पैसा कि दे दो हमें, ऋण दे दो, ऋण दे दो, ऋण दे दो, लेकिन लोगों के पास ऋण देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ऋण लेने वाले ज़्यादा हों और ऋण देने वाले कम हो तो क्या होगा, ब्याज की दरें बढ़नी शुरू हो जाएंगी ना शुरू, ठीक है। जब ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेविंग, लोग क्या कहेंगे, अरे वाह बड़ा ब्याज मिल रहा है, बचत करते हैं, ऋण देंगे, तो क्या होगा, बचत बढ़ने लग जाएगी और इन्वेस्टमेंट क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, और वापस से फिर से क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। तो ऐसा परंपरावादी कहते हैं कि ये संतुलन हमेशा मेंटेन रहता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में, और जहाँ ये दोनों बराबर हैं वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होता है। तो इस थ्योरी में इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये अनिर्धारित सिद्धांत है। ये अनिर्धारित सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम बात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।